अस्सलाम वालेकुम जी सबको। बहुत खुशी हो रही मुझे यहाँ पे आके, और ख़ास तौर पे जब मेरे से पहले मेरे बड़ों का नाम लिया जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। और इतने बड़े बड़ी हस्तियाँ आज मिलने का उनसे मौका मिला। मुस्तनसर हुसैन तारक साहब बैठे हैं पीछे, और अनवर मकसूद साहब बैठे हैं। बड़ी खुशी होती है। सूबों को ख़ुद मुख्तारी तो मिल गई, लेकिन लिटरेचर ने इनको एक रखा हुआ है। मुझे खुशी इस बात की है कि आज कराची का जो फेस्टिवल है, सियासत की तमाम तर कोशिश के बावजूद कलम की ताकत जो है वो पाकिस्तानियों को इकट्ठा रखती है। तो मुझे बहुत खुशी है इसकी। बेशक। नीलो रियाज शाहिद साहब, इनके तारुफ के बग़ैर हम बात आगे चला ही नहीं सकते। हम आप तक पहुंचते उनसे हैं। अच्छा, बहुत ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि जब ऐसे टैलेंटेड लार्जर दैन लाइफ जो वालिदैन हैं उनके यहाँ एक जो औलाद होती है, उससे की एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत बड़ा होता है, और ये समझा जाता है कि और हर वक्त उसको एक कंपटीशन में रहना होता है अपने ही माँ बाप के साथ। बहुत ही ये रेयर होता है जो कि शान के यहाँ है कि ये खुद बहैसियत खुद भी एक बहुत बड़े स्टार हैं। हमारे पास स्टार्स न होने का बहुत शिकवा है, और हमारे पास ये बहुत बड़ा जोम है कि शान हमारे स्टार हैं। तकरीबन 600 से ज़्यादा फिल्मों में आप काम कर चुके हैं। मिलियंस ट्रिलियंस के आप हार्ट थ्रॉब हैं, ये बातें हम सब जानते हैं। लेकिन शान से जब जब हमारी मुलाकात होती है या हमारी बात होती है, तो बहुत सी ऐसी बातें, एक जहन है एक आर्टिस्ट का जिसको शायद आज आप पहली बार इस तरह जानेंगे। और जब हम बात कर भी रहे थे कि क्या गुफ्तगू होगी, तो हमें थोड़ा सा ये भी ख्याल था कि कितनी संजीदगी से इस बात को सुना जाएगा। हम सब चाहते हैं कि एक इंटरैक्टिव सेशन हो और आप भी हमारी बात सुने और शान की बात सुने। अदर देन व्हाट ही इज़ मच मोर देन दैट। आज हम ये इनके साथ डिस्कवर करेंगे कि एक आर्टिस्ट के साथ क्या क्या कुछ और बहुत कुछ जुड़ा है। सबसे पहले तो क्योंकि आपसे हम सीधा इस बात पे अटैक कर सकते हैं, यू ओन दैट फिल्म इंडस्ट्री, कि कहाँ है मेरे आम इंसान का सिनेमा, मेरे मेहनत कश की एक एंटरटेनमेंट जो उसका एक बुनियादी हक था, जो मुझे आज नज़र नहीं आता। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो आप आम इंसान की फ़िल्म की बात कर रही हैं, मैं तो आम इंसान ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। वो जो आम इंसान जो पाकिस्तान से प्यार करता है, किसी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक़ नहीं है। वो आम इंसान जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आता है, गुफ्तगू के आदाब समझता है, लफ्ज़ों का वज़न समझता है, रिश्तों की पहचान समझता है, वो आम आदमी ढूंढते ढूंढते शायद मैं अभी तक इसी तलाश में हूँ। जहाँ तक सिनेमा का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में जमहूरियत को भी उसी चीज़ से ख़तरा है जिसको फिल्म से है। तो मेरे ख़्याल में वो चीज़ें जो हैं वो जब भी कोई ऐसा हुक्मरान हमारे यहाँ हमारे दरमियान आता है जो हमारी किस्मतों के फ़ैसले करता है, और ये फ़ैसला करता है कि हमें क्या देखना है और हमें क्या नहीं देखना, हमें क्या बोलना है और हमें क्या नहीं सुनना और क्या सुनना है, तो फिर वो कौम नहीं रहती। तो इन सारी बातों में आज वो आम आदमी के हकूक़ सिर्फ सियासतदानों के नारों में रह गए हैं। चाहे वो किसी चीज़ को इज़्ज़त दो ना दो, वो सारे नारे हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी फ़िल्मों का ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में इसके साथ एक बहुत ही यतीम बच्चे वाला सलूक शुरू से रहा, ना सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि हमारे जो लिटरेरी लोग हैं, वो लोग जो किताब को ज़्यादा अहमियत देते हैं फ़िल्म से, मुझे लगा कि उनके नज़दीक ये मीडियम जो है वो इतना थॉटफुल नहीं है मेरे ख़्याल में। जबकि मेरे अब्बा ने इसी बात पर बहुत सी फ़िल्में बनाई, चाहे वो फ़लस्तीन के लिए हो, ये ज़रक़ा और अमन, शहीद, फरंगी। तो ये एक ऐसा सिनेमा था जो हमारी एक लिटरेचर की जो 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 लोग हैं उनको अडेप्ट करना था। अनफॉर्चुनेटली
वो इस मीडियम को अडेप्ट नहीं कर सके, इसलिए पाकिस्तान में वो सिनेमा जैसे हम देखना चाहते हैं, ये जिसमें काम करना चाहते हैं, वो यहाँ पे पनप नहीं सका। बाकी जहाँ तक कॉमन मैन का ताल्लुक था, उसके लिए फिल्म हो ना हो, जमहूरियत हो ना हो, चीनी हो ना हो, बिजली हो ना हो, उसके लिए कब हमने सोचा है पहले। एक बहुत ही एक नाजुक के काम होता है कि आप एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़, आप एक ऐसी चीज़ जो कि फ़िक्रंगेज़ हो उसको बनाएं, मगर वो एंटरटेनिंग हो, वो आसान फहम हो और हर इंसान तक वो पहुंच सके। ये चीज़ आपके वालिद ने के यहाँ नज़र आती है। मतलब वो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी, ज़रक़ा या शहीद, जिन्होंने कितने वीक्स की सक्सेसफुल रन था उनका, और आम लोगों ने रेजोनेट हुई जाके उन्होंने देखी, बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज पॉलिटिकल स्टेटमेंट। वो एक सियासी मंजरनामा के वह बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में उस वक्त लोगों में आज लोगों में बोलने का हौसला तो है, लेकिन सुनने का हौसला नहीं। आप में है सुनने का हौसला। आप लोगों को लगता है कि मैं इतने लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपने बात सही की कि जो फिल्म मेकर की जिम्मेदारी है, उससे दुगनी तिगनी तो फिल्म देखने वाले की भी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि हम तो फिल्म सिनेमा घर तक रखते हैं, उसको अपने घर तक सिनेमा देखने वाला लेके जाता है, उन वैल्यूज़ को, उन बातों को, उन रिश्तों को, उन नातों को, उन डायलॉग्स को, उन गानों को वो गुनगुनाता हुआ घर तक लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो आवाम का है, जिसके लिए ये सिनेमा बनता है, जिसके लिए जमहूरियत बनती है, जिसके लिए हर चीज़ बनती है। जब तक वो ओन नहीं करेगा अपनी चीज़ों को खुद प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो लोग तो उसके घर की हर ईंट निकाल के ले जाएंगे। तो एक जो जैसी फिल्में पहले बनी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं या हमने देखी, उसका जो एक पॉलिटिकल व्यू था या एक वर्ल्ड व्यू था, वो लोग बड़े विजनरी थे, वो लोग बड़े रेवोल्यूशनरी थे। अगर आपके वालिद उस वक्त हबीब जालिब के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो एक रेवोल्यूशनरी पोइट थे, एक अवामी पोइट थे। आज एक कमर्शलिज्म का इस कदर प्रेशर है कि ये बनेगी नहीं, ये बिकेगी नहीं, लोग देखेंगे नहीं, लोग पसंद नहीं करेंगे, और वो सारी जिम्मेदारी अगेन कंज्यूमर पे। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा बीगुल कि यहाँ पे पाक टी हाउस के नाम से एक कॉफ़ी हाउस होता था, जहाँ पे सारे राइटर्स, लिटरेचर लिखने वाले, पोइट्री लिखने वाले, थॉट प्रोवोकिंग राइटर्स जो थे, वहाँ पे बैठ के शाम को गुफ्तगू किया करते थे। आज वहाँ पे गाड़ी के टायरों के पंक्चर की दुकान है। तो जी कमरा है, लोग हैं। पाक टी हाउस है, लेकिन क्या उसका वो कल्चर अभी तक है? बड़ी खुशाइन कौन से लास्ट आपने जी बिल्कुल वहाँ पे अब है। चले, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फैज साहब की वजह से कह रहा था कि वो नहीं है अब। जी अच्छा, चले, मुबारक हो आपको भी और नवाज शरीफ साहब को भी। मैं सिर्फ कहना चाहूँगा, जैसे खाने की खुशबू फैलती है, वैसे ही लफ्ज़ों की खुशबू फैलती है। अगर आपको शहर में वो पोइट्री और वो थॉट सूंघने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि पाक टी हाउस तो है, शायद वहाँ चाय भी बनती हो, लेकिन वहाँ पे वो थॉट प्रोवोकिंग, वो बातें, वो लिटरेचर, वो लोग। हबीब जालिब साहब की जो सबसे बेहतरीन तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है, उसमें उनको पुलिस का डंडा पड़ रहा है। मैं कहना ये चाह रहा था। चलें, बड़ी अच्छी बात है। चलें, स्ट्रक्चर मौजूद है कम से कम। चलें, शुक्र है कि वो मकबरा है, सिर्फ लाश नहीं है वहाँ पे, वो रख लेंगे। क्या चीज़ आर्ट है क्या, और हमारे यहाँ उसकी क्या एक वैल्यू है? आर्टिस्ट क्या कर सकता है, वो क्या जादू है? जैसे हम तो बड़ा मेस्मराइज्ड होकर आपको बड़े पर्दे पे देखते हैं ना, एंड देन यू लार्जर देन लाइफ, और उस वक्त आप जो कहते हैं हमें उस पर यकीन है। जैसे कहते हैं ना कि एक नुक्ते च गल मुकदी है, इस तरह ही पहले ही हर्फ से बात ख़त्म होती है कि जब आप फिल्म का पहला फ्रेम खोलते हैं तो आप
किस सफ़र पे लेके जाना चाहते हैं अवाम को, सूफीज़म की तरफ लेना चाहते हैं, रोमांटिक की तरफ जाना चाहते हैं, एक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? ये ऐसे ही है जैसे गालिब साहब ने दीवान लिख दिया तो किसी ने अपनी फ़िल्म बना दी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा मीडियम है जिस पे हमारा बहुत सारा लिटरेचर जो है उसको मुंतकिल होना चाहिए था, जो नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस तरह के राइटर्स थे जो एग्रेसिव लिखते थे या स्टेट के या हालात के ऊपर लिखते थे, उनके साथ उनका हाल ये हुआ कि माओ ने अपने बच्चों को ये कहना शुरू कर दिया कि बेटा ये नहीं बनना आपने, मतलब हबीब जालम नहीं बनना आपने। तो मुझे लगा कि वो पौध, वो थॉट, वो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो गई और हमारी फिल्म सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की हद तक रह गई। जिस तरह हर माशरे में हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह फिल्म भी हर तरह की होनी चाहिए। अगर एक आदमी अनपढ़ में और जाहिल में बहुत फ़र्क है, तो एंटरटेनमेंट दोनों के लिए होनी चाहिए, पढ़े लिखे के लिए, अनपढ़ के लिए भी और जाहिल के लिए भी। तो अब इनको जब आप इनके लिए फ़िल्म बनाते हैं तो आपको उनके आईक्यू के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल लगता है कि जैसे फैज़ साहब को कहा जाए कि वो किसी टांगे वाले के लिए कोई नज़म लिख दें। क्या टांगे वाला इंसान नहीं? क्या उसको नई सुबह का इंतज़ार नहीं? तो क्या अगर फैज़ साहब किसी टांगे वाले के लिए लिखते हैं तो वो क्या लिखेंगे? वही हम बनाते हैं फिल्में पंजाबी। राइट तो जो आप डिटोरिएशन हमें नज़र आती है, आपने शुरू किया 16-17 बरस की उम्र जी, 16 साल के। अब 16-17 ईयर्स का एक बच्चा, जो बच्चा ही है, बाहर से आया है, जिसका कोई इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं। कोई इरादा नहीं है, इतने जायंट्स हैं फिल्म के घर में ऑलरेडी और बिल्कुल। कोई इरादा नहीं है फिल्म की तरफ जाने का, और उनसे ही उनकी माँ ये कहती है कि आप उन्हीं कदमों पे चलिए जिन पे आपके वालिद चल रहे थे, जहाँ से बेशक। उनका सफ़र छूटा था। आपकी अपनी माशाल्लाह बेटियां हैं, तो शान शाहिद व्हेन ही वाज 16 एंड नाउ व्हेन योर चिल्ड्रन आर एट द सेम एज, आपको कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नज़र आता है? मुझे लगता है कि आज के बच्चे भी उतने ही नादान हैं जितने हम हुआ करते थे। इंफॉर्मेशन ज़्यादा है इनको, लेकिन नादानी वहीं पे है। अपने आप को, अपने रंग दिखाने का शौक़ और अपना मकाम हासिल करने का शौक़। असल में होता ये भी कि यहाँ पे बहुत मुझे फ़ील होता है कई दफ़ा कि हमारी जो विमेन हैं उनको नर्चर नहीं किया जाता बचपन से, उनके टैलेंट्स को या उनकी चीज़ों को। उनकी मेरे ख़्याल में वो हम उसी एक दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जहाँ उनकी शादी फटाफट करें और उनको उनके घर भेजें, जो कि नथिंग अगेंस्ट इट एट ऑल, बट आई थिंक कि हर इंसान को हक़ है कि वो अपनी ज़िंदगी, अपने सांस और अपने ख्वाब देख सके और ले सके। आप इजाज़त दे रहे हैं अपनी जी बेटियों बिल्कुल। को ख्वाब देखने? मेरा काम, मेरी जो ड्यूटी है उनके साथ सिर्फ इतनी है कि मैं एक माँ और बाप, जैसे कि मैंने अपनी माँ के रूप में माँ भी देखी और बाप भी देखा, लिहाजा मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी कि मैं बाप और माँ इकट्ठा बन सकूं। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे लिए तो एक ऐसा सफ़र है ये, क्योंकि मैंने औरत को सिर्फ माँ के रूप में ही देखा था और उन्हीं की नॉलेज, वो जो करती थी, जिस तरह कुर्बानी देती थी या हमारे लिए काम करती थी, या सिंगल पेरेंट जिस तरह उन्होंने इस छोटी सी कश्ती को ले के वो चली, तो मेरे नज़र में तो औरत का सिर्फ कुर्बानी ही रूप हुआ करता था कि इससे बड़ा और मैं क्या रुतबा दे सकता था। लेकिन जब मेरी वाइफ आई, मेरी सिस्टर और मेरी जब बेटियां पैदा हुई, तो मुझे हर तरह की औरत के रिश्ते से मुंसलिक हो के उनके बारे में जानने का मौका मिला, जो कि मेरे लिए, मेरे ख्याल में हर मर्द के लिए लाजिम है कि उसकी बेटी ज़रूर होनी चाहिए। तो क्योंकि आप अपने तमाम तर रिश्ते जो हैं उनसे पहचान लेते हैं। बहुत एक फेमिनिज़म की तहरीक हमें नज़र आती है, जो आखिरकार हमारे मुल्क में भी है। हमारे मीडिया से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ हैं जिसमें औरतों को अभी भी ये लगता है कि वो इतनी सेफ़ नहीं है, और जब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हैं तो उस पर भी उस औरत की ही शामत आती है। आपके नज़दीक क्या चीज़ है फेमिनिज़म? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि फ़ेमिनिस्ट होने के लिए पहले औरत ही होना ज़रूरी है,
वरना कोई और फेमिनिस्ट नहीं हो सकता। तो क्या है वो फेमिनिज्म जिसकी बात हो रही है और जिसके ख़िलाफ़ भी बेहद बात हो रही है? एक कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। जी देखिए, मेरे ख्याल में अल्फाज जो होते हैं वो मायने बयान करते हैं सोच के। हमारे अल्फाजों का चुनाव जो है वो बेहतर होना चाहिए। आज़ादी हासिल करना हर एक का हक है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो या दोनों ना हो। पॉइंट ये है कि अपनी आवाज़ अपने हक में उठाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको किसी का मुंह बंद करना पड़े। आप अपनी बात इतने खूबसूरत तरीके से पेश कीजिए कि वो एहसास बन के लोगों के साथ चिमट जाए और फिर वो जोक तर जोक आपके साथ आते जाएंगे। अगर मैं उठते ही ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करूँगा जो एक सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल, सोशल, जियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जियो रिलीजियस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम रहते हैं, उसके अंदर दबे पाँव चला जाता है, शोर से नहीं चला जाता। तो क्या करें? बहरहाल एक ऑपरेशन हमारे यहाँ औरत का है और उसको शिकायत है कि जी मुझ पर मतलब जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी से उनको शिकायत हैं। एक अग्रेसिव मूवमेंट तो बहरहाल ये है। जी बिल्कुल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है जैसे डॉक्टर बच्चे को टीका लगाता है ना, वैसे आप बात करें। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप छुरा मार दें किसी के ऊपर। दिल तो बहुत चाहता है ना। जी जी, आहिस्ता 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 आहिस्ता, सिरिंज से शुरू हो, छुरे तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे ये फील होता है कि बहुत आहिस्ता, बहुत प्यार से और बहुत ही खूबसूरत, बिकॉज मेरे नज़दीक ये मूवमेंट नहीं है, ये हक है। मुझे लगता है कि ये हासिल होना चाहिए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का, अपनी तकदीर का फ़ैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाबों तक पहुंचने का इख्तियार होना चाहिए, अपने ख्वाब देखने का, उनको बुनने का, उनको सोचने का, उसको मौका मिलना चाहिए। आज़ादी सही मायनों में यही है। सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पे किसी क्लब के बाहर लिखा हो कि यहाँ पे फ़लाँ लोग नहीं अंदर आ सकते या फ़लाँ लोग अंदर नहीं आ सकते। आज़ादी सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी आपकी शख्सियत और उसके गिर्द जितना दायरा है, आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो दुनिया वाबस्ता है, उसको उजागर करना या अपने अंदर देखना या उसके सफ़र पर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रोकती है उस तरफ जाने से, तो वो हकीकी आज़ादी नहीं है। थोड़ा सा अब आपके काम की तरफ भी आते हैं कि मैंने एक दफ़ा, मैं और शान, हमने ज़रा सा मुख्तसर ही सफ़र इसी शहर में किया, तो मैंने इनका स्टारडम महसूस किया कि एक चाय बनाने वाले से लेकर एक दरवाज़ा खोलने वाले तक या कोई और लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनका आपको पहचानना, मोहब्बत का इजहार करना, वो तब मुझे लगा कि ओके, तो ये होता है स्टारडम और ये होता है रियल स्टार जो मैंने देखा। बात तो बुलंदी से शुरू हुई थी, बहुत कम उम्री में शुरू हुई, और उसके बाद बहुत मुझे चांद चाहिए, गान्स एंड रोजेस, बिल्कुल एक और तरह की आइडियोलॉजी, और चलते चलते बात पंजाबी फिल्मों तक आई। और एक बहुत बड़ा चंक है वो पंजाबी फिल्मों का, जिसको शायद आपने बहुत अरसे तक संभाले रखा आफ्टर सुल्तान राही साहब। वो कैसा सफ़र था? देखिए, मुझे लगता है कि हर फनकार के साथ एक कलंदर और एक बंदर होना ज़रूरी है। तो कलंदर मैं घर छोड़ के जाता हूँ, बंदर मैं साथ लेके जाता हूँ। होता ये है कि ये बड़ा खूबसूरत बैलेंस है आपकी शख्सियत का, कि जो आप हैं और फिर आपका शोबा ऐसा है। यानी मिसाल के तौर पे आप राइटर हैं, अगर मैं आपको एक बात कहता हूँ कि एक शहर के भंगी के ऊपर आपने एक कहानी लिखनी है, तो आप एज अ राइटर उसको ना नहीं कर सकती है। आप उसकी रिसर्च पे जाएंगी और फिर उसकी लवाजमात को पूरा करते हुए, उसकी नशिस्त व बर्खास्त, उसकी गुफ्तगू का अंदाज़, उसके अल्फाज, उन सब को चुन के उसके तजर्बात, उसके एक्सपीरियंसेस, फिर आप उसे पेश करेंगी हकीकत के करीब तर होने के लिए। फ़नकार भी यही करता है। मुझ पे मैं एज एन एक्टर ये नहीं समझता हूँ कि मुझे किसी रोल को ना करना चाहिए, बिकॉज़ मेरा काम है पाकिस्तान की एक 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 थकी हुई, टूटी हुई, बिखरी हुई, बिजली के बिलों में खोई हुई
एक अवाम का मैं अदाकार हूँ। मुझे अगर इनको 10 मिनट के लिए भी रिलीफ दे सकता हूँ मैं, इस बात से नहीं कि वो कितना पढ़ा लिखा है या उसके पास कितना पैसा है या कितनी गाड़ियाँ हैं उसके पास। मुझे ये फील होता है कि मेरे पे ये लाजिम है कि मैं अपने काम के फ़र्ज़ में किसी को ना नहीं कर सकता, इसलिए कि उसका हक है एंटरटेनमेंट का, चाहे वो मेरे थ्रू ले, चाहे वो राही साहब के थ्रू ले। क्या ताकत है एक पंजाबी सिनेमा एक बहुत पावरफुल मीडियम जी हमारे यहाँ बिल्कुल। रहा है। और अब तो अगर आप देखें तो माशाल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो आपको पंजाबी फिल्म बच्चों की फिल्म लगेगी। तो और अभी हम जब बैक स्टेज में बैठे थे और अभी शान नहीं आए थे, तो बाकी जितनी खूबसूरत ख़वातीन बैठी हैं सामने हमारे इस वक्त, बुशरा और नीलम और सब लोग, तो इन्होंने मुझे, अस्मा ने कहा कि उफ़ जो फिर उसने घुंघरू पहन के वो नाच किया है, छेती बॉडी में तबीबा। छेती बोली में तबीबा। तो एक पैशन जो था आपके अंदर उस फिल्म में स्पेशली, और भी अब बहुत सी ऐसी पंजाबी फिल्में हैं, उसने एक और उसको एलिवेशन दिया जी। जो कि पहले नहीं था। बड़े कार्डबोर्ड कैरेक्टर्स थे, हमें समझ में आता था अब ये होगा, अब ये बिल्कुल। होगा। तो वो जो एक सूफी रंग था और वो सब कुछ जो था उसने कनेक्ट किया इस मिट्टी के साथ जिसकी ये फिल्म है। आज वो गैप दोबारा से नज़र आ रहा है। देखिए मेरे ख्याल में गैप नहीं है, बिकॉज अगर आज भी अगर आप इस दौरे हाजिर की कोई सुपर हिट फिल्म कहते हैं तो वो भी आपको पंजाबी बनानी पड़ी, मौला जट। तो इसका मतलब है कि तो इसके अलावा आपने, मैं कहने का मेरा यही मकसद था कि टेक्नोलॉजी और मेकिंग फ़र्क हो सकती है। आपको इसी जगह से फिल्म उठा के पुरानी फिल्मों में से, पुरानी फिल्म इंडस्ट्री से, आप बाकी शायरों को पढ़ते इसलिए हैं कि उनसे आप उनकी पोइट्री को एंजॉय कर सकें और उनके अल्फाजों की और उनकी सोच की जो धागे हैं वो किसी तरह आपके सोच और अल्फाज में नज़र आने चाहिए। इसी तरह आपको जब तक पुरानी फिल्मों को हम नहीं देखेंगे, कि जब मैंने पंजाबी फिल्म करनी शुरू की तो मैं अभी तक एक्चुअल पंजाबी पढ़ नहीं सकता हूँ। सो आई हैव समबडी हु रीड्स इट टू मी, और मैं उसके एक्सेंट को भी कॉपी करता हूँ, उसकी जिस फ़िक्रे पे वो वज़न डालते हैं और मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो मुझे इस तरह हासिल किया। इल्म हासिल करना है, आप सुनने से कर लें, पढ़ने से कर लें, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ने वालों को देखें तो वो पिछले 100-500,000 साल पहले तक तो सब सुनने वाले ही थे। माइकल एंजेलो, पिकासो, रेनेसांस जितना है उसमें सब शागिर्दी थी, उसमें कोई पढ़ाई इतनी, कोई कॉलेज डिग्री नहीं दे रहा था। तो वैसे भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के पास दुनिया के हर कॉलेज ने उनको ऑनररी PhD डिग्री दी हुई है, सिवाय पाकिस्तान के, माशाल्लाह। तो आप बिल्कुल, आपने बात सही की कि जो हमारा क्लासिक्स हैं, जो हमारा अपना विरसा है, हम बिल्कुल। उससे जुड़े रहें। बट आगे बढ़ने के लिए क्या कोई नई चीज़ कल्टीवेट हो रही है? कल अमजद साहब गुजर गए, एक और बॉयड, एक और खला हमारे जी। अदबी मंजर पे हमें नज़र आता है। मैंने कल बहुत ट्वीट भी इसी बात पे की जी। थी कि मैंने सारे राइटर्स की तस्वीर लिख के लगा कर नीचे लिखा था कि ये सब तो एक एक करके चले गए हैं, हमारे लिए ये मुल्क जो है सिर्फ सियासतदानों का मुल्क छोड़ गए हैं पीछे। कोई ऐसी आदमी नहीं जो ऐसी बात कर रहा हो, जो वतन की बात कर रहा हो, जो इकट्ठा करने की बात कर रहा हो। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? तो क्या करें अब कि अगर अब ये हालात तो अब ये हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो जिस तरह ये लिटरेचर फेस्टिवल है, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे आए हैं इनको एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहता हूँ ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एक टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट। हम लोग आपस में इकट्ठे होके आपकी तरह का सिनेमा, मेरी तरह का सिनेमा, आम आदमी की तरह का सिनेमा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम सब बटे हुए हैं, कोई स्टेज को महाराजा कहता है, कोई फिल्म को कहता है, कोई किताब लिख के वाह लेता है। ये बिखरे हुए लोग हैं, हम एक नहीं हैं। तो जैसे अनवर साहब हैं, अनवर मकसूद साहब इतना अच्छा लिखते हैं, वो प्लेज लिखते हैं, तो क्या फिल्म ना लिखने की कसम खाई हुई है उन्होंने। तो जब ऐसे लोग नहीं आते फिल्म्स में, जब ऐसे लोग टेलीविज़न की तरफ नहीं आते, अभी अमजद साहब का मैं सुन रहा था कि PTV ने उनको 5 साल तक दूर रखा अपने से। क्या वजह हुई? क्या किसी ने कभी पूछा? क्या हमारे में से जो लोग सियासत में गए या सियासतदानों के साथ गए, क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि ये
5 साल तक अमजद साहब को पीटीवी ने नहीं बुलाया, जबकि उन्होंने इतने इतने बड़े खूबसूरत प्लेस दिए। आपके इतने इतने बड़े राइटर्स हैं, वो सब लेक्चरार्स बन चुके हैं, टेलीविज़न उनको जगह ही नहीं देता। तो बड़ी दुख की बात है। आप, इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर आज अपने ड्रामे देखते हैं, टेलीविज़न का एक दौर था जब पीटीवी का दौर था, उसके बाद अगर आप देखते हैं आज के ड्रामे तो वही सास बहू, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, वो उसके साथ भागने की तैयारी कर रहा है, वो उसको छोड़ने की तैयारी कर रही है। अच्छा, ये अब ये बड़ा एक बहुत दिलचस्प है, दिलचस्प भी है, दुखती रग भी। अभी मैं और बुशरा बैक स्टेज ये बात कर रहे थे कि जितनी तालियों की आवाज़ आई, मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो फेस कर रहा है टेलीविज़न एज ए मीडियम, वो ये है कि जिन चीज़ों का, जिन सब्जेक्ट्स का आपने ज़िक्र किया, वो ह्यूज TRPs और ह्यूज रेटिंग्स लेकर आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं। और कहा यह जाता है कि देखने वाले यही देखना चाहते हैं। अब यहाँ तकरीबन सब देखने वाले मौजूद हैं, तो अगर ये नहीं देखना चाहते तो फिर एक बहुत बड़ी शायद जी, मैं एक यही कहना चाह रहा हूँ परसेंटेज कि है। मैंने आज तक टेलीविज़न क्यों नहीं किया, ये बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, हमेशा बात अवॉइड करके निकल जाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टेलीविज़न फिल्म से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेलीविज़न आपके घरों में रहता है, बिल्कुल। फिल्म आप किसी के घर में आके देखते हैं। टेलीविज़न आपके स्क्रीन्स पे रहता है 24 आवर्स, आपको कांस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। एंटरटेनमेंट में वो वैल्यूज़ क्रिएट करता है, एंटरटेनमेंट में वो बातें क्रिएट करता है, आइडियाज़ क्रिएट करता है। तो जब मैंने टेलीविज़न का रुझान देखा, उसके स्क्रिप्ट देखे, तो मैंने कहा ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस तरह मैंने जब जियो का एक शो किया इंफोटेनमेंट के नाम से, तो मुझे लगा कि यार फिल्मों में तो पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के, यहाँ पे पैसे भी मिल रहे हैं लेकिन झूठ नहीं बोलना। तो बड़ा मुश्किल लगा मुझे ये एंकरिंग का सफ़र, इसलिए कि वहाँ पे सच, आपका किरदार कनेक्ट होता है आवाम के साथ और उसे अपना आप देना पड़ता है। तो मुझे लगा कि टेलीविज़न की एक बहुत ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो फुलफ़िल नहीं कर रहा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ज़िंदगी तो गुजर ही जाती है। आप काम की खातिर कि मुझे ड्रामे ज़्यादा मिल जाएं या मुझे काम ज़्यादा मिल जाए, मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँ, इसकी खातिर बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू व्हाट दे वांट टू डू, बट देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी ऑल हैव। हम आज तक इतने सारे मिल के, एक सेठ ने 4 चैनल बना लिए, एक एक्टर एक चैनल नहीं बना सका। क्या वजह हुई? इसलिए कि एक ही नहीं है हम आपस में। हम आपस में सारे इकट्ठे हों, हम अपना चैनल लॉन्च करें एंटरटेनमेंट का। व्हाई डोंट वी डू इट? आज के दौर में आप अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल, हम 5 लाख रुपया लेके पहुंच जाते हैं शॉर्ट फिल्म करने, अपनी शॉर्ट फिल्म नहीं क्रिएट करते। सो हमें भी बिकने की आदत है, हमें अपने आप को ख़रीदना पड़ेगा अपने आप से कुछ लम्हों के लिए, और उसमें कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जो बुनियाद रखेगा अगले फ्यूचर की, आने वाली नस्लों के लिए। हम सिर्फ़ और सिर्फ हर रोज़ की तरह, जिस तरह आजकल वक्त इतना तेज़ हो गया है, मुझे कल कोई पूछ रहा था कि यार 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर जाता है। मैंने कहा 1 घंटे का भी 1000 रुपये वाला हाल हो गया है, तो 1000 का भी पता नहीं चलता और घंटे का भी पता नहीं चलता। यू राइट, बिल्कुल। हम बहुत इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करते हैं आसपास, हमें ब्लेम कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ज़ाती या इनफरादी तौर पर कोई चेंज या कोई अपने तौर पर सोचना या इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग करना कि इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी शायद जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं हम सब पर है। बात ज़िम्मेदारी की हो रही थी, आपने ट्वीट का जिक्र किया। आपका क्या ख़्याल है सोशल मीडिया के ऊपर और जो गदर है वहाँ? नहीं, मुझे लगता है कोई गदर नहीं। मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा एक सर्वे मिल जाता है। मुझे पता चल जाता है कि लोगों के मिजाज आज गालिब के शेर के ऊपर वाह वाह कहने के नहीं, अख्तर लावा लाहौर दा पावा का मिजाज हो गया है। तो मुझे एक्चुअली पता चलता है कि ओहो, मैं ऐसे ही इनके साथ इतनी इंटेलेक्चुअल फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके हीरोज़ तो ये लोग हैं, तो इनके ही फ़िक्रे मशहूर होते हैं ना। तो मुझे लगा कि आपकी सोशल जो फैब्रिक है, उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है, मिजाज होता है किसी चीज़ को पसंद करने का या दाद देने का। किसी चीज़ को दाद देने का मतलब ये है कि आप उसकी खुशबू को पाए हैं या आपने उस नहज तक पहुँचे हैं।
तो मुझे लगा कि अब आवाम में भी वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, वरना अख्तर लावा आज कभी भी लाहौर का पावा ना होता। तो ये देख आवाम में भी वो नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। मुझे ये बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि आपकी पंजाबी फिल्म्स ने बहुत दूर तक रीच आउट किया, जो बिल्कुल। उर्दू फिल्में थी उससे ज़्यादा। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो फोक है या जो आपका अपनी सॉइल, अपनी मिट्टी, अपनी ज़बान से एक रिश्ता है, वो शायद फिर हमें अख्तर लावा की ज़बान में बात करने की ज़रूरत है। नहीं, उसमें बुल्ले शाह भी है, उसमें बुल्ले शाह हैं, हीर वारिस शाह है और बहुत से पंजाबी राइटर्स हैं हमारे। इतना अच्छा अच्छा उस्ताद दामन ने कितना अच्छा लिखा है। मगर जो लिखा है वो कंटेंट भी तो बड़ा वो हजम होना इतना आसान नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं अभी पिछले दिनों इलामा इकबाल साहब के मज़ार पे गया हुआ था, तो वहाँ मैंने जाके देखा, बड़ा खूबसूरत मज़ार है, फ़ारसी में दीवारों पे लिखा है, फ़ारसी में ही कटवा था। तो जब मैं बाहर निकला तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या पढ़ा आपने अंदर। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ यही पढ़ा कि वहाँ लिखा था जूते बाहर उतार के आए। तो उन्होंने कहा वो क्यों? मैंने कहा वो सब कुछ फ़ारसी में था और फ़ारसी मुझे आती नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने बाबा, जिस तरह शायर मशरिक़ को ही अगर आप पकड़ लेते हैं तो उनको डी कोड किया ही नहीं गया। अस्करी इकबाल हैं एक, जो कभी कभी निकल के बता देते हैं कि मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। लेकिन कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि हमें कम से कम अपनी आवाम को उसी फ़ारसी को उर्दू में करके, बल्कि अब तो उर्दू का भी शहर में वो मयार नहीं रहा जिसको कहा जा सके कि लोग उर्दू पढ़ लेंगे। तो कुछ ऐसी ज़ुबान में उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहिए। हम खुद ही उनको पढ़ के अपने बाल सफ़ेद करके डिग्री लेके हम खुद ही इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं और इकबाल के साए में चलना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो पैगाम आवाम तक पहुंचना ज़रूरी है। आवाम तक पहुंचने के लिए आपको आस्तीन चलानी पड़ती है, उनकी तरह की बात करनी पड़ती है, उनको अपने आप को उनका मनवाना पड़ता है पहले, फिर वो आपकी बात सुनते हैं। ऐसे ही नहीं कि मैं एक दिन उनको खड़ा करके कह दूं कि मोहब्बत है मुझे उन जवानों से सितारों पर, तो वो कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छे। बट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ आज के दौर में, मैं सोशल मीडिया पे इकबाल की शायरी की अगर ट्रांसलेशन लेके आता हूँ और इम्प्लीमेंटेशन लेके आता हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे आदाब गुफ्तगू आने चाहिए। तो इसी तरह हमें स्ट्रक्चर करके, इंस्टीट्यूट करके इसको एक एक चीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। हमें अपने शायरों को किताबों में नहीं बंद रखना, हमें अपने शायरों को सरेआम करना है। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा गैप है जो सोसाइटी ओरिजिनल आपकी देखें। मैं उस 1% की बात नहीं कर रहा हूँ जो इंडियन फिल्म देखने लंदन चले जाते हैं या दुबई चले जाते हैं, ये वेकेशन मनाने लोग। मैं कहता हूँ जो लोग यहाँ रहते हैं, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यू नो द कॉमन मैन, आई पर्सनली फील कि कॉमन मैन के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या कोई और चीज़ हो। सो उसके पास ये सोशल मीडिया ही है, उस पर फिर वो कथारसिस निकालता है, वो भी अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। हर आदमी जो मशहूर हुआ है वहाँ पे, उससे कसम दे के पूछ लें कि अगर उसको पता था कि उसने इस बात में मशहूर होना तो उसको पता नहीं है। सो आई पर्सनली फील देयर गाइडेंस, आप जैसे लोग, जो लोग लिटरेरी लोग हैं, जो सोचते हैं, जिनका लिखने का काम है, सोचने का काम है, आज वो वाला मैसेज आगे डी कोड करके पहुंचाने का काम है। आई थिंक दे आर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपने इंडियन फिल्म का जिक्र किया और अर्थ की रीमेक आपने की, तो एक इंडियन फिल्म थी बहुत ब्लॉकबस्टर। क्या मोटिवेशन थी, क्या ज़रूरत थी एक ऑलरेडी बड़ी अच्छी पॉपुलर फिल्म को रीमेक करना? जी, बड़ी अच्छी आपने बात की। मैं यही चाह रहा था कि कभी ये पूछे कोई। हमारे भी दौर गुजरते हैं, जैसे मौसम गुजरते हैं वैसे भी हमारे दौर गुजरते हैं। हमारी दोस्ती इंडिया के साथ जिसे कहा जाता है, कभी मुशर्रफ साहब आते हैं तो इंडिया क्रिकेट खेलने यहाँ आ जाता है और दोनों गालों पे, एक पे पाकिस्तानी झंडा और एक पे हिंदुस्तानी झंडा लगा लेते हैं। मैंने यही पाकिस्तान में ही देखा है, इंडिया में भी देखा है। उसके बाद वो आर्टिकल 370 लगता है, तो हम, आप कौन और हम कौन।
तो इसी दौर की एक बात थी जब हर तरफ यही आवाज़ थी कि वाह जी वाह, अब तो दोस्ती है, अब तो हम चलेंगे आगे, अब तो हम पल्ला, हम नवाला, हम प्याला हैं। तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कहा कि हाँ, मुझे महेश भट्ट साहब बहुत अरसे से कह रहे थे फिल्म करने के लिए इंडिया की, जो कि मैंने नहीं की। मेरे अपनी वजूहात हैं जो मैं नहीं करता। पाकिस्तान की बुरी फिल्म मुझे मंजूर है, इंडिया की अच्छी फिल्म मुझे मंजूर नहीं है। तो उनको मैंने कहा कि एक ही रास्ता है कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में मेरी फिल्म लगे, तो वो ये है कि मैं यहाँ बना देता हूँ फिल्म आपको, आप वहाँ रिलीज़ कर दें उस फिल्म को। तो उन्होंने कहा कि कौन सी फिल्म होनी चाहिए। मैंने कहा ऐसी फिल्म होनी चाहिए जिसको इंडिया देखने आए ना। तो मुझे लगा कि अर्थ एक उनकी फिल्म्स की जो 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 पैरेलल सिनेमा की फिल्म है, उसको अगर कमर्शियल फील्ड में लेके आए तो इट्स अ ह्यूज थिंग। अगर आप वैसे भी एक्सपेरिमेंटली भी करें इसको, तो जितना अच्छा पैरेलल थिएटर के अंदर कंटेंट होता है, अगर उसके अंदर से हम 2% भी निकाल के कमर्शियल सिनेमा में डालते हैं तो इट्स सक्सेस। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा ताल्लुकात हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट भी तो खेलती हैं, तो फिल्में भी तो आपस में लगनी चाहिए। तो जब हमारा सारा प्लान हो गया, फिल्म एग्जीक्यूट हो गई, तो उड़ी अटैक्स हो गए। तो उड़ी अटैक्स के ऊपर मैंने ट्वीट की और उस ट्वीट को पूरे इंडिया में पढ़ा गया। तो महेश भाई का फ़ोन आया कि भाई वो अब तो ये आपकी फिल्म नहीं लग सकती यहाँ पे। मैंने कहा ना लगे, मैंने तो जो आपने हुआ है वो तो कहना था मुझे। उसके बाद वो आपके आगे ही है कि आगे क्या हालात थे, क्योंकि यहाँ पे वो हमारे सिलसिले फिर से जुदा हो गए वहाँ से। तो इसलिए वो इंडिया में फिल्म लग नहीं सकी। और मेरा एतराज़ भी इसी बात पे है कि जब आप पाकिस्तानी सिनेमा में इंडियन फिल्म लगाने के लिए तहरीक चलाते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या जो मर्जी हो, इन सब ने तहरीकें चलाई हुई हैं। एनआरओ एनसी इनको वो दिया जाए, फिल्मों को आने दिया जाए। तो मुझे फील हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म इंडिया में लगना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसके ऊपर वहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनी हुई। यहाँ पे 4 कमेटियाँ बना दी। एक हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कि जी इंडिया की फिल्म कैसे लाई जा सकती, कमेटी बनाए। तो इंडिया में क्या कोई ऐसी कमेटी बनी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फिल्में यहाँ पे लगनी चाहिए? तो नहीं लगी ना। तो आई थिंक एक दूसरे के साथ जिस तरह हम एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं, वैसा ही सलूक आपको उनके साथ करना चाहिए। तो ये मेरे एक बेसिक पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने अर्थ शुरू की थी, और उसके बाद इंडिया में काम नहीं किया। ओके अब वो आपका एक अपना स्टैंस है कि बिकॉज ऑफ कश्मीर बैकग्राउंड आल्सो। नॉट जस्ट दैट, आई थिंक अपने वालिद की तस्वीर दीवार पे लगाने से आप उनके बेटे नहीं बनते। उनकी आइडियोलॉजी को भी थोड़ा सा लेके चलना होता है। तो मुझे लगा कि अगर मेरे वालिद ने ये अमन बनाई है कश्मीर के ऊपर फिल्म, कश्मीर के लोगों के लिए स्ट्रगल जो उनकी है फ्रीडम की, और आज अगर मैं जाके वहाँ पे हिंदुस्तान में काम कर रहा था, जो कि आर्टिकल 370 जो भी उन्होंने लगाया हुआ है, और लॉकडाउन हुए हुए पता नहीं कितना अरसा हो गया, तो दिन गिने भी नहीं जाते, और जो वो वहाँ के लोगों के मकामी लोगों के साथ सलूक कर रहे हैं, और जो एथनिक क्लेंजिंग मुस्लिम्स की वहाँ पे चल रही है, मेरे ख्याल में हमारे जो सारे जो मिडल ईस्टर्न एरिया है, जितने हमारे शेख हैं, मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम उम्मा है, वो खामोश है उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ शायद ना हो, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता। ओके बहुत हमने शायद संजीदा या शायद मीनिंगफुल गुफ्तगू करने की एक कोशिश रही, क्योंकि दिस इज़ व्हाट शान इज़ ऑल अबाउट। इनसे जब भी बातचीत होती है तो उसमें से कुछ हम लेकर उठते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि वक्त कम था, 5 मिनट पहले उन्होंने कहा था 5 मिनट हैं, लेकिन एक बात अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप एक स्टार हैं, और हमारी एक्ट्रेसेस बहुत ऐसी रहीं जो कि बहुत देर तक हुकूमत करती रहीं हमारी स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर। कैसा लगा? आपने बहुत सारी ऐसी स्टार्स के साथ काम किया। एज अ मेल स्टार कैसा महसूस होता है अगर आपकी जो साथ आपकी कॉलीग है या एक दूसरी स्टार है, वो कहीं आपको चैलेंज करे एज एन एक्टर बीइंग अ वुमन? तो कैसी चैलेंज क्या करें? मतलब एक एक्टिंग स्किल्स के ऊपर आपको लगे कि ना देयर शी इज। इसमें भी एक हमारे यहाँ क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जितने मेल एक्टर्स हैं उनका स्टारडम बड़ा आराम से एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन औरत के साथ और बहुत सी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं। आप यकीन करें, इस
दुनिया में औरत होना बहुत मुश्किल है, कभी मर्द बन के देखिए, वो भी उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल बहुत दरपेश है। मुश्किल। आपको ज़्यादा मुश्किल लगा? मुझे लगा कि जो सफ़र आपके सामने जिसको भी उठा के देख लें, चाहे मज़हब से आ जाएं या जहाँ मर्ज़ी से आ जाएं, सबका एक सफ़र है। बराबर की जंग है दोनों की। मर्द मर्दों से लड़ते रहते हैं और औरतें औरतों से। अगर आपको हकीकी आज़ादी चाहिए तो आपको मर्दों को मर्दों से आज़ादी चाहिए और औरतों को औरतों से। तो मैंने जितना भी मेरा मुशाहिदा है वो यही है कि मर्द मर्द को सांस नहीं लेने देता और औरत औरत को सांस नहीं लेने देती। बहुत ज़रूरी है कि हमें एक औरत जो है उसका एक्सेप्टेबल होना टुवर्ड्स द अदर वुमन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक फर्स्ट वुमेन बैंक खोलने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि उसके अलावा बहुत सा काम करना है, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाली हो या हमें काम देने वाली हो। उन दोनों की बुराइयां और उन दोनों की अच्छाइयां हमें समझ के उनको माफ़ कर देना चाहिए। ज़रार के बाद क्या हम और फिल्में बनती भी देख रहे हैं? जी बिल्कुल। Are you still into filmmaking? आई एम Still इनटू with the फिल्म same मेकिंग। passion? अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फिल्म जो है वो कराची मुंतकिल, फॉर्चुनेटली कराची मुंतकिल हो गई और अनफॉर्चुनेटली कराची और लाहौर में बहुत बहुत फासला है और वो फासले ख़त्म होने चाहिए। मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट महदूद नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक शहर को या किसी भी एक आदमी को या 4 लोगों को या 5 चैनल ओनर्स को इस बात का नहीं होना चाहिए कि हम जो बनाएंगे वही बनेगा, उसके अलावा नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में मैं शायद वो घोड़ा हूँ जो गेट में नहीं लगता, इसलिए रेस नहीं भाग रहा, क्योंकि हर घोड़े को गेट में लगना पड़ता है, फिर वो रेस भागता है। अच्छा, कह भी गए और नहीं भी कहा वाली सिचुएशन है। वी आर वाइंडिंग अप द शो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बुरे हैं हालात हमारे आजकल। हम हमेशा ही कहते हैं ना कहो ना हक कहो, हमेशा ही कहते हैं, लेकिन हम अच्छा, मुझे सॉरी आपकी बात काटता हूँ, मुझे हमेशा ऐसे हालात में ना मुझे और जोश आता है। मुझे कभी अच्छे हालात में जोश नहीं आया। सही कह रहे हैं। ये मुझे जितने ऐसे हालात में जोश आता है जब मुझे लगे कि कोई तहरीक ऐसी चल सकती है। बहुत से लोग दुखी हैं। मैं आपसे कहना यही चाह रही थी कि पीपल लुक अप टू यू, राइट? आप आपकी तरफ देखते हैं, आप से कुछ तवक्को रखते हैं। वही जिम्मेदारी जो आपने एज एन आर्टिस्ट उठाई, वो मोहब्बत जो उन्होंने आपको दी, जिनकी वजह से आप यहाँ हैं, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करें भाई? अब एक बता दें काम कि अब कैसे पार उतर? हमें सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा। आपकी आर्टिस्टिक कम्युनिटी को, लिटरेरी कम्युनिटी, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, आपको अपनी ज़मीन जो आपने चैनल ओनर्स को गिरवी दी हुई है उसको उससे आज़ाद करवा के अपने लिए एक घर बनाना पड़ेगा। तब तक आप वो नहीं कर सकते जब तक आप में वो करने का शौक़ ना हो, पैशन ना हो। मुझे लगता है कि जिस तरह आपने कहा कि ड्रामे जैसे बनते हैं, रेटिंग ये आती है। रेटिंग तो 1200 मीटर लाहौर में है और 2200 लीटर। तो जिस तरह हमारी पार्लियामेंट पूरी आवाम का फ़ैसला कर रही है, वैसे ही आपके रेटिंग मीटर्स जो हैं वो इस बात का फ़ैसला कर रहे हैं कि भाई यही देखना चाहते हैं लोग। जबकि लोगों को पता है कि ना तो पार्लियामेंट में हम ये देखना चाहते हैं और ना ही हम टीवी पे ये देखना चाहते हैं। लोग क्या करें? इस तरफ का जो एंड है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। जो कनेक्शन तो हमारा ये है, ब्रिज तो उनसे बनता है। जो कंज्यूमर है, जो देखने वाला है, जो नाज़िर है, जो सफ़र कर रहा है, वो अब क्या करे? बिल देख के परेशान है। सबसे पहले तो वो अपना पंखा बंद करे जिसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, ये मैं तो सवाल यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या करेंगे भाई? आप लोग भी तो कुछ कीजिए। मैं यही पूछा जा वेरी गुड, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग बात है।
जी बड़ा अच्छा है, आपने माशाल्लाह, आप मेडिकल गलत है, मेडिकल में आपको कहीं और होना चाहिए। आई लव पाकिस्तान ऑल्सो, और पाकिस्तान को मेडिकल की बहुत ज़रूरत है इस वक्त उसको। बिल्कुल। आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपके पास वो कैमरा है जिसमें आप सारा दिन अपनी सेल्फियाँ उतारती, वो 4K है, उसमें आप जो मर्ज़ी शूट कर सकती हैं और अपना छोटा सा एक यूट्यूब चैनल खोल सकती हैं, और आप वो कहानियाँ लिख सकती हैं या बना सकती हैं जो मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर होती हैं। कहानियाँ हर जगह होती हैं। ऐसा ही और बिल्कुल, काम आप सही कह रही है, लेकिन एजुकेशन तब बेहतर होगी जब मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजूंगा, तब तक नहीं होगी। थैंक यू सो मच जी। मुझे बार बार ये वहाँ से कहा जा रहा है कि वक्त मुकम्मल हुआ और अगले सेशन के लिए हम तैयारी करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपसे वो गुफ्तगू हो सकी जो हम सुनना और करना चाहते थे। बहुत आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका।